आदरणीय महाराज जी और यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोग, मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं हिंदी में ही बात करूँ क्योंकि मुझे हिंदी अच्छे से बात, इंग्लिश पूरी तरीके से आती नहीं, इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूंगी। वैसे तो महाराज जी ने एक्चुअली जब इस तरीके की चीजें मतलब कि नहीं अरुणिमा ये अरुणिमा वो, तो फिर आदमी को अपने आप डर लगने लगता है कि क्या अगर वो चीजें नहीं कनेक्ट हुई तो अब क्या होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आने लगती है। वैसे तो महाराज जी ने बहुत कुछ बताया है। एक एक पल, सच है ये कि कहीं से कोई किताब की बातें नहीं है। एक एक पल जो जिंदगी मैंने जी है, वो पल, एक एक पल जो महाराज जी ने सुना है, वो चीजें महाराज जी ने बताई। मुझे 2011 में चलती ट्रेन से कुछ बदमाशों ने बाहर फेला रेलवे ट्रैक पे। जब हम पढ़े थे, जैसा कि महाराज जी ने बोला कि दो ट्रैक के बीच में जब मुझे उन्होंने बाहर फेंका, दोनों ट्रेनें बहुत तेज की। इत्तेफाक ये था कि चाहे मेरा दुर्भाग्य था या कुछ भी था, उसी समय दूसरे ट्रैक से ट्रेन आई थी, उसमें टकराए, फिर नीचे गिरे। मुझे भी नहीं पता कि मेरा पैर कौन सी ट्रैक में गया, कौन सी ट्रेन में गया। दोनों ट्रेनें जब चली गई, हम ऐसे करके उठने की कोशिश कर रहे हैं, हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ देर बाद थाई को उठा के देखा तो मेरा पैर कट चुका था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था, जीन्स में पैर ऐसे लटका हुआ था। इस पैर की हड्डियां, पैर पैर हड्डियां जीन्स के ऊपर ऐसे ऐसे निकली हुई थी। तब मुझे लगा कि मैं नहीं चल सकता। मेरा ब्रेन कॉन्शियस एकदम काम कर रहा था। मुझे लगा कि एक बार मन में आया कि ऐसे रेंग रेंग के मैं पटरी क्रॉस कर जाऊं, लेकिन एक बार फिर दिमाग काम कर रहा कि अगर पटरी क्रॉस करते करते अगर ट्रेन आ जाएगी तो क्या करेंगे। मैंने पटरी क्रॉस नहीं की, दोनों हाथों में ऐसे पत्थर लेके, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पत्थर लेके पेट के बल ऐसे लेट गए और चिल्लाते रहे, कोई आए कोई आए कोई आए बचा ले। कोई नहीं आया। ट्रेन गुजरती गई, कोई लोग टॉयलेट करते थे तो मेरे ऐसे साइड में पड़ता था। मेरा हाथ भी फ्रैक्चर था कि मैं पहुंच पाऊं, पहुंच भी नहीं सकते थे, ये स्थिति थी मेरी। ट्रेन जब आती थी तो इतना तेज हवा लगता, तो ठंड लगती थी, बहुत बहुत जोर की ठंड आती थी। तो ये मन से अंदर से आता कि ट्रेन ना आए। लेकिन फिर कुछ देर बाद बिना फ्री का इनविटेशन भी कुछ लोगों को मिल गया था वहां पे। ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे थे। जब तक बॉडी मूवमेंट था तब तक तो नहीं। ट्रैक पे जब छोटे छोटे चूहे थे, मेरे कटे हुए पैर पे आके ऐसे ऐसे काट, मेरे आंख से आंसू निकल रहा था, फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसे ही पड़े रहे कि हिला भी नहीं सकते थे। मन से आवाज आती है, भगवान ट्रेन भेजो, क्योंकि वो वाइब्रेट जब होता था तो वो चूहे चले जाते थे। लगातार ऐसे ही पूरी रात चलता रहा। करीब 1-1:30 बजे की घटना है। लगातार यही चलता, फिर सुबह गांव वालों ने उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, एनेस्थीसिया होगा, बिना एनेस्थीसिया को सब पैर काटा गया। वो सब कुछ तब भी ठीक ठाक था। केजीएमसी में 2 दिन बरेली, बरेली के बाद केजीएमसी ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, वहां पे एडमिट थे। वहां से उस समय अजय माकन स्पोर्ट मिनिस्टर थे। बाद में जब मीडिया में बातें कि नेशनल प्लेयर है तो ट्रीटमेंट अच्छा मिलना शुरू हो गया। वहां से मुझे एम्स में लाके गया। करीब 25 दिन तक तो ठीक ठाक रहा। जब तक मैं पढ़ नहीं सकती थी, मैं टीवी नहीं देख सकती थी, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब वो सारी चीजें मेरे ही ऊपर सारा एलिगेशन लगा दिया गया था कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं तो कूद गई, उसका प्रूफ किया गया तो बोला गया कि अरुणिमा गेट पे बैठी थी, अरुणिमा के भाई ने धक्का दे दिया। लास्ट में बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। सच बताएं, मुझे उतना दुख तब नहीं हुआ था। जब ये सब बातें जब आने लगी, मुझे दुख उतना होने शुरू हो गया। हम टूट चुके थे पूरी तरीके से। लड़ जिस घर की लड़की का, एक जवान लड़की का पैर कट चुका, उसके परिवार की क्या स्थिति होगी, या उस लड़की की क्या स्थिति, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पता नहीं था कि यहां तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था। पता नहीं था कि मैं हमेशा उठ पाऊंगी या पूरी जिंदगी में बिस्तर पे ही पड़ी रहूंगी। कुछ पता नहीं था। लेकिन ये सब बातें जब आने लगे, हम एकदम टूट गए थे। मन में अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के लोगों से कह रहे थे, लेकिन कोई उन चीजों को सुन नहीं रहा था, क्योंकि वो इतनी बड़े लेवल से बातें हो रही थी। कोई नहीं सुन रहा था। हॉस्पिटल के बेड पे ये डिसाइड किया कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला है। क्योंकि आज आपका, क्योंकि जैसे देखिए, हम मेन टॉपिक है हमारा पॉजिटिव थिंक का। मेन चीज क्या होता है कि एक कोई जोक अगर हम आपको एक बार सुना दें, आप एक बार बहुत जोर से हंसोगे, दोबारा सुनाएंगे थोड़ा हंसोगे, नेक्स्ट टाइम सुनाओगे थोड़ा हो सकता है हंसो, लेकिन लास्ट टाइम आप बिल्कुल नहीं हंसोगे। उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, पूरे टाइम तो नहीं रह सकती। एक अगर प्रॉब्लम या फिर खुशी है, कोई कोई एक भी खुशी अगर आई है, तो आप पूरी जिंदगी उससे खुश नहीं रह सकते। तो एक प्रॉब्लम की वजह से पूरी जिंदगी क्यों दुखी रहो।
एक प्रॉब्लम की वजह से दुखी क्यों रहो भाई, क्यों? तो जो होना था वो तो हो चुका था, पैर कट चुका था, छिपकली की पूंछ की तरह मेरा पैर नहीं था कि वो बढ़ जाता। क्यों ना उसी जिंदगी में हम जीना सीख लें, सच जितना है उतनी जल्दी हम अपना लें, जितना अपने एक्सेप्ट कर लें कि अब मेरे पे था, या तो फिर हम रो रो के घुट घुट के जीते कि अरे मेरा पैर कट गया, मेरा पैर कट गया, मेरा पैर कट गया, या तो ये था कि पूरे दिलेरी से जियो, जो होगा, जो होना था वो चुका। हॉस्पिटल के बेड पे ही जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपना जीवन यापन करना, नौकरी मिल रही थी, नौकरी करो, जीवन यापन करो, जहां तक सबका यही चीज आ भी रहा था, लेकिन क्या मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ला नहीं, अपना कॉन्फिडेंस ला नहीं पा रही थी मैं उस चीजों को। जहां चाह होती वहां राह मिल ही जाती है, अगर आप सच्चे मन से अपने गोल के प्रति ईमानदार हो तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको पाने में। अगर आपका गोल आपका जुनून बन जाए, आपका पैशन बन जाए, आपका जिद बन जाए, लोग आपको आपके गोल के प्रति पागल बोलना शुरू कर दे, तब आप समझ लेना कि आप अपने गोल के प्रति बहुत करीब हो। तो मेरे साथ भी वही था, हॉस्पिटल के बेड में थे और उसी समय एक आर्टिकल आया, पढ़ा, और फिर भाई जी को मैंने बोला क्या मैं माउंटेनिंग नहीं कर सकती, क्या मैं एवरेस्ट लिए नहीं कर सकती? भैया को उनको भी एक कुछ दिखाई दिया कि हाँ अभी भी इसके अंदर है, कर सकती है। वहीं से मेरा माउंटेनिंग का शुरू हुआ। अभी कहने में और करने में बहुत अंतर था। स्पॉन्सरशिप, सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, लोगों को यकीन नहीं होता। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब तक एक एग्जाम्पल ना दे दे, लोगों को यकीन नहीं होता। सेम वही चीज वहां था। जब भी लोगों से बोला कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, ट्रेनिंग, बोले अरे अरुणिमा पागल हो गई हो, एक पैर में रॉड है, हड्डी जुड़ी नहीं है, और दूसरे पैर में प्रोस्थेटिक लेग है, और तुम माउंटेनिंग करने की बात कर रहे हो, नहीं हो सकता। कुछ कुछ लोगों ने यहां तक बोल दिया कि क्या है, लंगड़ी हो गई, दिमाग भी खराब हो गया। मुझे कभी दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी उस चीज को, कभी दुख नहीं। हाँ, उनसे एक चैलेंज जरूर मिला था। दो प्रकार की चीजें, जब आप कभी भी किसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हो, दो प्रकार के लोग मिलते हैं आपको, एक आपके साथ होते हैं, एक आपके सीधा अपोजिट होते हैं। बार बार आपको बोलेंगे नहीं होगा नहीं होगा, आप वो तो नेगेटिव बोल ही रहा है। ये आपको सोचना है, आपका सोच कैसा है कि आपको सोचना है उस चीजों को कि आप उसको नेगेटिव में लेते हो या फिर एक चैलेंज में लेते हो। मैंने हमेशा उन बातों को एक चैलेंज में लिया कि ठीक है, आज आपने देखा नहीं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, एक दिन हम मजबूर कर देंगे आपको कि आप मुझसे आकर ये बात बोलोगे कि हाँ अरुणिमा, तुम में वो बात थी कि तुमने कर दिखाया। आज यही होता है। हम एक छोटा सा बताऊंगी, मेरी एक फ्रेंड के पिताजी थे, उन्होंने भी इसी बात पे कुछ बोला था कि अरे नहीं माउंटेनिंग नहीं हो सकता, तुम, उसको भी इंटरेस्ट था, मेरी फ्रेंड को भी इंटरेस्ट था माउंटेनिंग करने में, तो उन्होंने मना किया कि उसको लेके मत जाना। मुझे बहुत बहुत ही अंदर से बहुत दुख हुआ था कि क्या है, मैं थोड़ी लेके जा रही हूँ, उसको भी इंटरेस्ट है इसलिए आई वो। बाद में जब एवरेस्ट सबमिट करके आई, उनके पास इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उस दिन वो आके मुझसे मिल पाए, क्योंकि इतनी भीड़ थी, वो पहुंच भी नहीं पा रहे थे मुझ तक। लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर आए और बोला उन्होंने यही बात कि अरुणिमा तुम सही थी, तूने जो कहा था वो तूने कर दिखाया। तो सिर्फ हमारी सोच पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें। बात किसी तरीके से पूरा टाटा स्टील ने स्पॉन्सर देने की बात आई, स्पॉन्सर दिया, मैम बछिंदी पास से एमडी ने पूछा कि क्या आप श्योर हो कि अरुणिमा सबमिट कर पाएगी? शायद अगर आप लोग में से कोई कॉर्पोरेट का भी हो तो प्लीज बुरा नहीं, क्योंकि बुरा मत मानिएगा, कोई भी कॉर्पोरेट की कंपनियां जब तक उनको ये नहीं दिखाई देता कि हाँ उनका भी फायदा है, तब तक किसी के ऊपर पैसे इतनी आसानी से नहीं लगाती। तो हम तो आर्टिफिशियल लेग वाले थे, कैसे यकीन कर। लेकिन फिर भी जब उन्होंने पूरी तरीके से प्रूफ हो गए, वो उन्होंने स्पॉन्सर, पूरा फुल स्पॉन्सर दिया, और मैं एवरेस्ट के लिए निकली। एवरेस्ट के लिए जब ट्रेनिंग के दौरान की मैं थोड़ी बात बताऊंगी, क्या होता था, हम किसी पीक के लिए निकलते थे। मैम से मिलने के बाद, फर्स्ट टाइम जब मैम से मिले थे, महाराज जी ने बताया, मैम ने बोला कि अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए बाकी है। तो वो मेरा परिवार को छोड़ के बाहर की वो एक पहली महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था। मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा डबल हुआ। ट्रेनिंग में जब बात आई, वहां पे भी यही चीजें थी। तब तक तो हम इतना स्ट्रांग हो गए थे तो उन बातों का कभी मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब बोलने में और करने में जब बातें आती हैं तो सामने दिखता है कि क्या है हम, तब पता चलता है, उस समय पता चलता है। रोड हेड से बेस कैंप आने में मुझे करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। लोग 2 मिनट में उतर के जाते थे। इतना प्रॉब्लम मुझे होता था।
ये राइट लेग मेरा स्वेलिंग और पूरा का पूरा ऐसे सूज जाता था। लेफ्ट में ब्लड निकलने लगता था, जो स्टंप मेरा ब्लड निकल, किसी पीक के लिए हम निकलते तो मेरे जितने लोग नॉर्मल रहते थे वो सारे लोग निकल जाते थे और बोल के आते कि अरुणिमा धीरे धीरे आओ, हम लोग चल रहे हैं। मैं बोला हाँ ठीक है सर आप चलिए। हमारे भाई जी सिर्फ 2 लोग साथ में रहते थे। हर सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? मैं आके यहाँ पे चाहे जितना लेक्चर दे दूं या फिर बहुत बड़े बड़े लेक्चरर, बहुत बड़े बड़े लोगों को आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मेरा मानना सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो। जिस दिन किसी भी गोल के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता उस गोल को पाने के लिए। सिर्फ यहां से आना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए वो चीजें। जिस दिन अंदर से निकल गई वो फिर कोई नहीं रोक सकता। जब वो लोग आगे निकल जाते मेरे मन में सिर्फ इतनी बात आती थी कि क्या है, मैंने प्लान एवरेस्ट का किया और हम इनसे भी पीछे हो जा रहे हैं, एक छोटा सा पीक नहीं सबमिट कर पा रहे हैं। मेरे दिमाग में ये बात चलती थी, एक बार बार वही चीजें मेरे दिमाग में चलती थी। हर बार जितनी बार वो लोग मुझसे आगे जाते, हर बार हम एक संकल्प लेते थे कि कोई बात नहीं, आज तुम उस लायक नहीं हो कि तुम उस गोल उनके बराबर चलो या फिर उनसे पहले जाओ। खुद से प्रॉमिस करते थे कि कोई बात नहीं, आज मैं स्थिति में नहीं हूं कि मैं जा पाऊं, लेकिन एक दिन आएगा ऐसा कि मैं इनसे आगे जाऊंगी। आने वाले 8 महीने बाद, शायद आपको यकीन हो ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते, मुझे अपना भी पेस चेक करना रहता था और भागते थे। पीक पे करीब 1.5 से 2 घंटे हम पहले पहुंचे थे और ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो आ रहे हैं। और उसके बाद और दुगनी खुशी तब होती थी जब वो सारे लोग आके हमसे ये पूछते थे, मैडम खाती क्या हो? क्या यार खाती क्या हो, कुछ तो बताओ, राज क्या है? मतलब ऐसी बातें आती थी, तब खुशी होती थी। हम उनसे क्या बोलते थे कि जब भी वो पूछते थे हम उनसे, जो मेरा गोल है ना, उस गोल को रोज याद रखते हैं, उसका एक डोज लेते हैं। हर दिन उस गोल को याद रखते हैं कि अरुणिमा तुझे वो करना है, इनसे पहले जाएगी तभी तू कर पाएगी। हर बार पीक के बाद फिर कई पीक सबमिट किए इंडिया में, फिर अर्जेंटीना भी कई पीक सबमिट किया। एवरेस्ट की जब बात आई, शेरपा लोकल गाइड होता है, शेरपा को जब पता चला कि प्रोस्थेटिक लेग है, शेरपा ने साफ बोला मैं नहीं ले जा सकता। प्रोस्थेटिक लेग है, पैर दूसरे पैर में रॉड है, खुद तो मरेगी मैं भी मरूंगा साथ में, मैं नहीं जा सकता। किसी तरीके से कन्विंस किया, मैम भी, बछिंदे मैम भी वहां तक छोड़ने गई थी, हम लोगों ने कन्विंस किया, माना वो। अब आप लोगों ने फोटो, शायद आप लोगों में से किसी ने किया भी, ट्रैकिंग वगैरह किया होगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा कि नॉर्मल आदमी को पहाड़ चढ़ने में कितनी दिक्कत, तो प्रोस्थेटिक लेग के साथ कितनी प्रॉब्लम होगी। देखने में फोटो में भी आप लोगों ने माउंटेन, वो बर्फ वाली सीन चाहे टीवी में भी देखी होगी, दिखने में जितना अच्छा दिखता है ना, वो ग्रीन और ब्लू आइस, उतना ही टफ होता है वो, इतना जबरदस्त टफ होता है कि हम 6 लोग इंडियन थे, रॉकी एरिया तक तो बस सबसे आगे थी, क्योंकि एकदम विश्वास से, हम भी एकदम विश्वास से परिपूर्ण थे। लेकिन जैसे ही आइस एरिया शुरू हुआ, मैं प्रोस्थेटिक लेग ऐसे जैसे ही पैर रखते, पैर स्लिप, दिखता सुंदर है, सिर्फ दूर से दिखने में सुंदर है, वो पैर आने ही नहीं देता अपने पास, पैर रखो स्लिप, पैर रखो स्लिप। शेरपा इरिटेट होकर बोला किनारे हो, जाने दो सबको। मैं किनारे हुई, मेरे ग्रुप के सारे लोग चले गए आगे, मेरा मोराल हल्का हल्का डाउन होने लगा। शेरपा बोला नहीं हो सकता रुडिमा, क्यों जिद कर रही हो? मैंने कहा कहां सर, अभी तो शुरू किया है, हो जाएगा। स्लोप था तब भी ठीक ठाक, गड़ा गड़ा के क्रैम्पोन, एक क्रैम्पोन होता है स्पाइस शू जैसे आप देखते हो, उसी तरीके से बड़ा बड़ा क्रैम्पोन कांटे जैसा स्नो बूट के नीचे में लगा दिया जाता है। गड़ा गड़ा के हम चल रहे स्लोप पे, लेकिन जब स्टीप बॉल आ गया तब तो समझ में जाना कैसे इस पे, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था उतना। 21,000 तक 22,000 तक हम गए थे उसके पहले ट्रेनिंग में, लेकिन वो तो कभी देखा ही नहीं था। ये आइस वॉल है, इस पे चढ़ना है। मेरे ग्रुप के सारे लोग आगे जा चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। शेरपा मुझे कि अरुणिमा अभी भी वक्त है, चलो वापस। नहीं 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 नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ। फिर तुरंत स्टार्ट हो गए और चलना। लेफ्ट लेग से जब हम अपने पैरों से जब हम ऐसे मारते थे, हीट करके, क्रैम्पोन से हीट मार मार के ऐसे ऐसे करके चलते हैं, हीट करते थे। जैसे इस पैर में तो रॉड था तो बहुत पेन होता था, तब भी बर्दाश्त करते, लेकिन लेफ्ट लेग से जैसे हीट करते उसमें मेरा पैर ही मूव हो जाता था। पैर ऐसे मूव हो जाए, कभी कभी शेरपा वो चीज देखता रहता था, बोला अरुणिमा नहीं हो सकता, तुमसे मत करो जिद,
हमने कहा सर नहीं हो जाएगा, मुझे पता है कि मेरा पैर है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा चलेगा, अपने मन का थोड़ी है कि अपने मन से चलेगा। वो रोप को पकड़ के अपने हाथ पे वेट लेके फिर से मारते, एक बार दो बार हीट करने पे तो वो नई बर्फ निकलता था, लेकिन 3 4 5 बार लगातार करने पे उसका बर्फ के कुछ कुछ पार्ट टूट जाते थे, तो टूट टूट के वहां होल ऐसा बन जाता, तब हम पैर रख रख के ऊपर जाते, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता था। कभी कभी तो इतना हुआ कि जोर से हीट मार दिया, टो हील पे आ गया और हील मेरा टो पे चला गया। शेरपा पागल हो जाता था कि क्या है तेरा पैर, क्योंकि वो भी पहली बार प्रोस्थेटिक लेग वाले के साथ में जा रहा था। बोला कि क्या है ये, हमने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं जानती हूँ अभी वो सही कर लूंगी। मैं अपने आप को जुमार में एंकर करते थे, एक हाथ से पैर को सही करके फिर से सही करते थे, फिर चलते थे, क्योंकि विश्वास था मुझे खुद की ट्रेनिंग पे, अपने प्रोस्थेटिक लेग पे। हाँ ठीक है थोड़ा सा परेशान जरूर कर रहा था, लेकिन उस पर विश्वास था मुझे खुद पर, अपनी ट्रेनिंग पे, और सबसे ज्यादा ऊपर वाले पे भरोसा था मुझे। फिर चलना शुरू किया और ऊपर गए, आइलैंड पीक को सबमिट किया, फिर नेक्स्ट बेस कैंप गए, बेस कैंप से फिर बेस कैंप टू कैंप 1 खुम्बू ग्लेशियर। बहुत टफ है, एक पहाड़ को क्रॉस करो फिर जाओ फिर नीचे, कहीं कहीं ऐसे दरारें हैं कि वो सारे लोग जंप कर जाते थे, सारे लोग तो जंप कर लेते, मुझे जंप करने की बारी जब आती थी तो मैं जंप नहीं कर पाऊं, डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फॉल हो जाऊं, नीचे गिर जाऊं। शेरपा बोला कि अच्छा ठीक है वापस चलो, नहीं 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 वापस नहीं, मैं जंप करती हूँ। जैसे ही वापस करने के बाद फिर मैं जंप करती, कहीं कहीं लैडर रहता था, लैडर भी लगा रहता था, पैर लेफ्ट लेग से मुझे पता नहीं चलता कि मैं पैर कहाँ रख रही हूँ। कभी कभी तो ये भी होता है कि जब भीड़ में मैं आराम से किसी के पैर पे खड़ी रहती हूँ, मुझे पता नहीं, जब वो चिल्लाता है तब मुझे पता चलता है। तो ऐसा भी कई बार घटना हो चुका है। वहां पे भी यही होता कि लैडर था, तो लैडर पे पोल होती बीच बीच में, पोल पे रखने की बजाय मैं भी किनारे रख दू तो पूरा का पूरा फॉल, लेकिन एंकर रहते थे इसलिए वो फिर से ऊपर हम चढ़ के वहां पे थे। कई बार ऐसे हुआ। कैंप 3 तक ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट कैंप 4 तक, एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, कैंप 4 तक भी ठीक ठाक है, लेकिन कैंप 4 के बाद जो जिंदगी है वहां पे इम्पॉसिबल। कोई कैंप 4 मैं खुद बताऊं, जैसे मैं कैंप 4 में पहुंची, मेरे बगल वाले टेंट से एक कोरियन लड़की को खींच के निकाला जा रहा था, क्योंकि वो सबमिट करके आई थी और तुरंत का तुरंत वो अंदर जाके बैठ गई थी, और यूं ऐसे ऐसे करके बैठी थी, नी पे ऐसे पैर रख के वो मर चुकी थी, उसी तरीके से अकड़ गई थी बॉडी उसकी, खींच के निकाला जा रहा था। फिर कुछ देर बाद सुन रहे हैं कि दूसरे टेंट में एक कोई दूसरा आदमी था, वो सो गया था, सोने से भी डर लगता है माउंटेन में, सो गया था और उसके फेफड़े में पानी चला गया, वो भी मर चुका है। माउंटेन हमें ये चीजें सिखाता है कि डिसीजन लेना, मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, सब कुछ सिखाता है हमें। मैं जब ऊपर बढ़ी फिर भी, और आगे जब हम कैंप 4 से साउथ कोल भी बोलते हो, तो साउथ कोल से जब आगे समिट के लिए निकले, एक एरिया है उसका नाम डेथ जोन एरिया ही पड़ चुका है उसका, क्योंकि जिधर रात हो चुकी है, जिधर ही हम हेडलाइट मेरी जा रहे उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही हैं। इतनी डेड बॉडीज हैं, किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का पैर दिख रहा है, कोई कोई ऐसे सबमिट करने के आने के बाद लोग सोचते हैं कि नॉर्मली ला हम थोड़ा सा बैठ लें, बैठते हैं तुरंत खत्म, 3 मिनट के अंदर आदमी खत्म होता है। ऐसे जिधर कभी कभी पत्थर के नीचे में ऐसे बॉडी पड़ी हुई है ऐसे, और उसके फ्लैग में लपेटा है, टेडी बियर उसके ऊपर रखा है, ऐसे बहुत सारी चीज, और पूरा का पूरा मतलब लाखों का इक्विपमेंट्स पहना है, करीब 10 लाख का इक्विपमेंट्स पहना है उसने, लेकिन वो मरा हुआ है, कोई छूने नहीं जाता। तब अभी तक तो हम दूर दूर देख रहे थे, अभी हम और आगे जब जा रहे, डेथ जोन एरिया से ही हम क्रॉस कर रहे थे, मेरे आंखों के, कितना बड़ा माउंटेनियर क्यों ना, कितना बड़ा दिलेर क्यों ना, जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है, अच्छे अच्छे दिलेर और अच्छे अच्छे माउंटेनियर के हौसले धरे के धरे रह जाते हैं। मेरी आंखों के सामने एक बांग्लादेशी ऐसे हाथ हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी, स्नोफॉल तेजी से हो रहा, उसकी आंखें ऐसे खुली हुई थी और हाथ ऐसे से हिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं खुद ऐसे खड़ी होके एकदम शॉक होके मैं खड़ी होके देख रही हूँ कि ये क्या है, ये क्या, मैं क्या करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं क्या करूं, ऊपर जाऊं, समिट पे जाऊं, या फिर यहीं से वापस चली जाऊं। मैंने 10 से 15 सेकंड खड़े होकर सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सबने अगर एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा और जिंदा वापस जाऊंगी।
और उस डेड थोड़ी देर में एकदम वो शांत हो गया। उस डेड अपना कैराबिना, सेफ्टी कैराबिना होता, अपना खोला, आगे लगाया, उस डेड बॉडी को लांग के जाना पड़ा। क्यों? उस वो डर भी आपका कुछ नहीं कर पाता जब आपका गोल आप पर हावी होता है। वो डर भी, वो लोग भी आपका सपोर्ट करना। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि मैं सब यहाँ पे आप लोग, जैसे एक एथलीट का सपना ओलंपिक खेलना होता, जैसे एक क्रिकेटर का सपना वर्ल्ड कप होता, वैसे एक माउंटेनियर का सपना एवरेस्ट होता है। कहीं ना कहीं से उनके सपना पूरा नहीं होता, मुझे उनके सपने को पूरा करना था। मैंने यहां तक भी बोला अगर आप लोग मुझे हेल्प करो, पता नहीं आप लोग को भी कैसे लगे, क्या है डेड बॉडी से भी बात करी आज ने, तो मैंने बोला कि आप लोग मुझे हेल्प करो, आगे बढ़े। हिलेरियस स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, उसके हिलेरियस स्टेप के करीब ही साउथ समिट एरिया है, डेथ जोन के ऊपर। मैं वहां पे जब पहुंची, मेरा मेरा ग्रुप के सारे लोग सबमिट करके वापस आ रहे थे। मेरा उसी समय मेरा वो लोग फिर हाय बाय बोल के सब लोग नीचे फटाफट भागना शुरू कर, सब नीचे निकल जाते हैं। कुछ देर और अभी हम चले, मेरे शेरपा ने कहा अरुणिमा तो वहाँ ऑक्सीजन खत्म, जो महाराज जी बता रहे थे अरुणिमा तो वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, वापस चलो। हम इतना इजी तरीके से आपको बता रहे हैं, लेकिन जब उसने बताया मुझे ना, तो मैं, जो मेरे मन में चल रहा था कि क्या मैं भी जिंदा नहीं जाऊंगी क्या, ऐसे फिर मैं और फटाफट तेजी तेजी चलना शुरू किया। मैंने, वो बोल रहा रुक जाओ, मैंने और फटाफट तेजी तेजी चलना शुरू किया। वो बोल रहा अरुणिमा मत करो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब नहीं माने हम, उसने एजेंसी वॉकी टॉकी से एजेंसी के लीडर को बता दिया, मैम बुछिंदेपाल, घर में मेरे, मतलब सबको, सब जगह बातें चली गई कि ऐसे ऐसे अरुणिमा का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। अगर वो नहीं मानी तो मर भी, मतलब जिंदा भी नहीं रह सकती वो बार बार मुझे बोल रहा है अरुणिमा वापस चलो वापस चलो वापस चलो। मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कुछ देर, उसको नहीं माना। लास्ट में मैंने बोला क्योंकि जानते हैं कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि फैसला सिर्फ आपको लेना होता, कोई आपके आसपास नहीं होता है, और आपको, आप पे ये चीजें होती हैं कि आप वापस जाना चाहते हो या फिर अपने लक्ष्य को, अपने गोल को पाना चाहते हो। मुझे मैम बुछिंद्रेपाल, मेरी माँ ने हमेशा ये बात बताई थी कि तुम जब ऐसी सिचुएशन में होना, वहां पे खड़े होके और ये सोचना, और ऐसे पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखना और ये सोचना कि एक एक कदम चल के तुम यहां तक पहुंची हो, अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तुम अपने टॉप पे होगी। और शेरपा को जब कन्विंस कर नहीं माना, मैंने शेरपा से सिर्फ इतना बोला कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। और एक कदम आगे बढ़ाया। कुछ देर बाद, करीब 2.5 घंटे बाद या कुछ ऐसी ऑलमोस्ट बाद, मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। शेरपा का बिहेवियर तुरंत चेंज, सब कुछ चेंज। वो हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या किया है, लेकिन वो समझ गया था कि इसने क्या कर दिया। उसका तुरंत बिहेवियर चेंज था। डांटता बहुत था लेकिन हेल्पफुल भी बहुत था। वो मेरा बहुत हेल्पफुल था, चिल्लाता रहता था लेकिन हेल्पफुल भी बहुत था। टॉप पे पहुंचने के बाद जब बिहेवियर उसका चेंज हुआ, जैसा कि महाराज जी ने बताया ये चीजें, सच बताऊं मुझे वो फीलिंग, जितनी बार हम बहुत सारी जगह जाते रहते हैं, जितनी बार बोलते हैं ना उतनी बार हम फील करते हैं। हाथ ऊपर करके जोर जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं करती, उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं महिला, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास फैमिली, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से हार मान जाते, उनको चिल्ला चिल्ला के हम बताना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं चिल्ला नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे चिल्लाने की। शेरपा मुझे आके बोल रहा कि क्या है, हाई एल्टीट्यूड का असर हो गया तुझे? तो हमने कहा नहीं नहीं, वो मेरी फीलिंग्स है। तो मैंने बोला नहीं नहीं, वो मेरा फीलिंग्स है। फिर भी हम, वो बोल रहा अच्छा फटाफट करो, जो भी करना फटाफट करो। मैंने वो फोटो रखी जो महाराज जी से प्रॉमिस किया। महाराज जी ने जो अभी यहाँ पे मंत्र पढ़ा है स्टार्ट करते वक्त, आज तक मुझे याद नहीं हुआ वो। और वहां पे भी यही हुआ था। वो फोटो महाराज जी ने, मैंने प्रॉमिस किया था महाराज जी की वहां में रखना है मुझे। फोटो रखी, पूजा किया। शेरपा बोले तुझे पूजा करने की सूझ रही है, जान जा रही है, चल नीचे भाग। मैं कहा अच्छा हाँ बस 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 1 मिनट। पूजा किया, हाथ जोड़ के बोला कि जो भगवान जी, जो भगवान महाराज जी मंत्र पढ़ते हैं वही मंत्र आप एक्सेप्ट कर लीजिए।
बाकी मुझे नहीं पता वो। हाँ तो शॉर्टकट नहीं, सचमुच नहीं याद है। और सच महाराज याद नहीं, लेकिन अभी मैं याद करूंगी, कोशिश करूंगी। अब ये सब हो रहा था, फोटो खींची, मैंने कहा जब फोटो खींच लो, उसने फोटो वोटो खींची। उसके बाद मेरे मन में अच्छा थोड़ा वीडियो भी बना लेते हैं। शिल्पा बोल रहा कि तू सचमुच पागल, मर जाएगी यहीं पे, मतलब ऐसे तू सचमुच पागल हो गई है। मतलब उसका बस मारने वाला ही था, लेकिन उसने मारा नहीं। पागल हो गई, मर जाओगी तुम। अरे मैं मानू तुम आत्महत्या कर, ऐसे बोलने लगा वो मुझे। मैं कह कुछ नहीं होगा बाबा, अब वीडियो बनाओ। तो कैमरा मेरे पास, हम 5 पेयर बैटरी रखे थे, एक डिस्पोजल कैमरा, एक नॉर्मल कैमरा, मतलब कैनन का कैमरा अलग से, पूरे जेब में इधर उधर इधर उधर पूरा भर के रखा था कि अगर एक नहीं काम करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तीसरा करेगा। इसलिए लेके गए थे क्योंकि वो मूवमेंट लाइफ में पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं उसको पूरा के पूरे तरीके से समेटना चाहती थी। शेरपा बोला तू पागल हो गई, तुझे वीडियो बनाने की भी सूझ रही है, तू सचमुच पागल हो गई, हाई एल्टीट्यूड। अब वो खींच के हाथ पकड़ के मुझे खींचना शुरू कर, हमने कहा नहीं रुको। कैमरा ऑन किया, उसको पकड़ाया और बोला कि वीडियो बनाओ आप लोग भी शायद सोचोगे कि, मतलब यहाँ तो बहुत हंसी आ रही है आप लोगों की, वो मुझे भी पता है, आप लोग भी सोचो कि सही में वो स्थिति में ये लड़की वीडियो बनाने की क्यों सोच रही थी। पता, कहीं ना कहीं से मैं खुद इस बात को मान चुकी थी कि शायद मैं जिंदा ना जाऊं, क्योंकि 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन मिलना असंभव होता है, इम्पॉसिबल, मिल ही नहीं सकता। शेरपा भी मुझे यही बार बार यही बातें करें, माँ चमत्कार नहीं होने वाला है कुछ, जल्दी जल्दी भागो। मैंने ये वीडियो बनाया, उनको ऑन करते वक्त दिया और बोला उसको कि अगर मैं जिंदा नहीं जाती तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, यूथ तक चला जाएगा। वो वीडियो में मैंने यही बात बोली है। और खैर वीडियो बना, फिर हम नीचे भागना शुरू किए। हम अभी कुछ ही दूर हम नीचे आए थे, टॉप पे जब हम पहुंचे थे तो कई लोग थे, लेकिन वेदर खराब हुआ, फिर सब फटाफट नीचे, क्योंकि सब नॉर्मल थे, सब लोग फटाफट नीचे भाग के गए। हम कुछ दूरी नीचे आए थे कि मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म। हम ऐसे नीचे गिर गए और ब्रीदिंग बहुत फास्ट होने लगी, मतलब जैसे तब पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं कि बिना ऑक्सीजन के आदमी कैसे तड़पता है, उस तरीके से मैंने भी किसी को देखा नहीं था, लेकिन वहां पे जब खुद पे बीती तो समझ में आया। ऐसे तड़पने लगे। शेरपा बोल रहा है तू बहुत बहादुर है, मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन तूने किया। थोड़ा दूर नीचे चलो, रेस्क्यू आ जाएगा। हम तो उठ ही नहीं पा रहे थे, जैसे ही उठते नीचे गिर जाते, जैसे ही उठते नीचे गिर जाते थे। क्या करते, उठ ही नहीं पा रहे थे। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर, महाराज जी ने जैसे ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था, और उसके पास 2 ऑक्सीजन, सबके पास, मेरे पास भी 2 ऑक्सीजन सबके पास होता है, एक जाने के लिए होता है, एक आने के लिए होता है। मेरा लग गया था दोनों जाने में ही, मेरा जाने में ही दोनों लग गया था, यही कारण था, मेरा ऑक्सीजन फिनिश हो गया था। उसके पास, मेरे पास क्या था कि वो इसलिए रास्ते में से छोड़ दिया कि शायद उसके पास चांस था। लाइफ में गोल्ड चांस कभी कभी आता है। स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल पे, एक डिफरेंटली एबल्ड लड़की पे कोई किसी ने स्पॉन्सरशिप दिया था। शायद अगर मैं सबमिट नहीं करती तो मुझे दोबारा स्पॉन्सरशिप कभी नहीं मिलता। मेरे लाइफ का वो गोल्ड चांस था। हर किसी के पास गोल्ड चांस होता है, ये आप पे होता है कि आप उसको छोड़ देते हो या उसको सबमिट के रखते हो। मैं, अगर हम वापस आ भी गए हो तो शायद मुझसे कोई ये नहीं पूछता कि रणिमा तू क्यों वापस आ गई, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स वहां पे थी। ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, इतना इतना सब कुछ, हवा, ये बर्फबारी सब कुछ था। लेकिन क्या हम कभी अपने आप समझा पाते? आज अपने घर में बैठ के सिर्फ इतना सोचते कि अरुणिमा तूने थोड़ी सी मेहनत की होती, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो और एवरेस्ट सबमिट, तेरे सामने था एवरेस्ट और तूने सबमिट कर ली होती। इसलिए मैंने किया। तो उन लोगों के बाद पैसे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे बहुत मुश्किल से स्पॉन्सर मिला था, इसलिए मैंने इतना रिस्क लिया। मेरा मानना यह भी है कि जिसने आज तक अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया वही सबसे बड़ा रिस्क है। सबसे जिंदगी में रिस्क लेना ही सबसे बड़ा चीज, हम रिस्क लेना चाहिए। और जिसके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। अपने अंदर सबसे ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता, कि हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता से ज्यादा नहीं ना दर्द होगा, हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता से ज्यादा नहीं ना जीवन में प्रॉब्लम आएगी। कितना प्रॉब्लम आएगा हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता से ज्यादा नहीं। देखते हैं, ये चीज होनी चाहिए।
मेरे साथ भी वही था। खैर ऑक्सीजन मिला, शेरपा गया लेके आया और मुझे लगाया। उसने उसने मुझे लगाया, लगाते वक्त बोला रुडिमा उठो फटाफट, गेट अप और चल फटाफट भाग यहाँ से। उसने लगाते वक्त मुझे बोला रुडिमा तुम बहुत लकी हो कि तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लक और भाग्य पे यकीन करते हैं। मैं लक और भाग्य पे दोनों पे यकीन नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है तो आपके पास सिर्फ बहाने होते हैं। भाग्य क्या होता है? भाग्य जो आज हम काम कर रहे वही हमारा कल आने वाला फ्यूचर होता है, वही हमारा भाग्य होता है। अब अगर उस समय भाग्य मेरा वही होता जब मुझे बोला जा रहा था साउथ समिट पे, शेरपा वॉकी टॉकी से, एजेंसी का लीडर, दुनिया भर के लोग जब मुझे ये बोल रहे थे कि वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ। अगर हम वापस आ गए होते तो हम अब समझ लो अपना भाग्य लिख चुके थे। अपने घर में हम आ जाते चुपचाप, सेफली आ जाते नीचे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मैंने अपने भाग्य को लिख दिया कि वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एम्पुटी क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो सब कुछ आप पे है, आप कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। खैर मुझे ऑक्सीजन मिला और नीचे आना शुरू किया। अभी भी चैलेंज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। डेथ, ज्यादा से ज्यादा मौतें एवरेस्ट पे नीचे आते वक्त होती हैं, ज्यादा से ज्यादा मौतें, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अरे अभी तो सबमिट हो गया है तो रिलैक्स हो जाए। बॉडी 3 सेकंड के अंदर बेहोश और 3 मिनट के अंदर खत्म, ये स्थिति हो जाती। एनर्जी जाते वक्त इतनी लगा देता है आदमी कि आते वक्त कुछ बचता ही नहीं है शरीर में, जरा सा बैठता है वो बेहोश हो जाता है। इसीलिए पूरे टाइम बॉडी मूवमेंट जरूरी होता है कि अगर बॉडी इतना ज्यादा फ्रीज हो जाता है, अगर जरा सा भी हवा या फिर कुछ हाथ में मूवमेंट बंद हुआ, हाथ में पैर में कहीं भी, इतना ज्यादा फ्रीज हो जाता है कि अगर किसी चीज से ऐसे करके मार दे तो कुछ से टूट जाएगा। ये फ्रीज हो जाता है इतना ज्यादा। मैं भी जब नीचे आ रही थी हील, क्योंकि खुश थे हम भी, लेकिन वहां किससे शेयर करते कि मैंने एवरेस्ट सबमिट किया, कि मैंने एवरेस्ट किससे सबमिट किया, तो मतलब अंदर में ही खुश हो रहे थे। तो हील मार मार के हम नीचे आ रहे थे फटाफट भाग भाग के। और लोग जो कुछ लोग गिव अप भी कर चुके थे, छोड़ दिया था, वहीं बैठ गए थे। स्नो गिर रहा था, फटाफट फटाफट ऐसे बढ़, यहाँ तक स्नो आ चुका था। हम लोग जाते जगाते, हम हमारा शेरपा जगाते कि भाई चलो, वो बोलते हाँ, ऐसे पड़ा रहता। कुछ कुछ तो ऐसे कि एक हाथ में ढक्कन है, एक हाथ में वाटर बोतल, पानी तक नहीं डाला और मर गया है। ऐसे जैसे छुआ वो गिर गया धड़ से। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो नाक से ब्लड आ रहा, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, फिर भी वो रोप पकड़ के जिंदगी और मौत से लड़ते वक्त नीचे आ रहे हैं। कुछ ऐसे भी थे। मैं भी उसमें आ रही थी भाग भाग के। एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग, पूरा का पूरा लेग ही निकल गया। -60 डिग्री तक टेम्परेचर वहां पे डाउन हो जाता है। लक भाग्य कुछ भी था, मुझे बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन मिला था। वहां पे क्या होता है कि लास्ट मोमेंट तक शेरपा गाइड होता जो, वो बोलता है कि चलो चलो चलो। अगर नहीं जाता है क्लाइंबर तो वो उसको वहीं छोड़ देता है। क्लाइंबर तड़प तड़प के वहीं मर जाता है, भटक जाता है। तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि शायद ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, अगर मैं नहीं चल पाऊंगी तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो मुझसे कुछ आगे था, स्नोफॉल हो रहा था कि ज्यादा दूर तक चला तो दिखाई भी नहीं देता। थोड़ा आगे था, मैं उसको बोल के रखी थी इतना आगे रहना कि मुझे दिखना। वो मुझे बार बार बोल रहा रुनिमा जल्दी चलो जल्दी चलो। मैं अगर स्टेप उठाऊं, ऐसे पैर उठाऊं, तो मेरा प्रोस्थेटिक लेग एकदम गिर जाएगा नीचे ना। बिना स्टेप उठाए चलूं कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा कि क्या है भगवान, मन से मतलब ऐसे जैसे हम घर की लैंग्वेज में बोले, ऐसे बोल रहे हम कि क्या भगवान, एक तो पैर काट लिए, दूसरे फिर दिमाग में माउंटेन ले, आज एवरेस्ट सबमिट भी कर लिया तो क्या चाहते हो, जिंदा ना जाऊं? ठीक है, आपके पास जितनी ताकत आप लगा लो, मेरे पास जितनी ताकत है मैं भी लगाऊंगी, लेकिन जिंदा जाऊंगी। कभी कभी लड़ना पड़ता है, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लड़ना पड़ता है, कोई और होगा ही नहीं आपके पास, लड़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानती हूँ, पूरी तरीके से मानती हूँ कि रेलवे ट्रैक पे भी वो मेरे साथ था और एवरेस्ट में भी मेरे साथ था। बात करें अगर कॉन्सेप्ट की, तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था कि जब मैं रेलवे ट्रैक पे पड़ी रही, 49 ट्रेन अप डाउन हुई, तब नहीं मरे तो वहां कैसे मर सकते थे? सीधी सी बात है, वहां कैसे मर सकते? नहीं मर सकते। जब मुझे रेलवे ट्रैक पे उन्होंने बचाया तो इसका मतलब ये प्रूफ है कि अगर मुझे बचाया है उन्होंने, कुछ न कुछ इतिहास रचने के लिए ही बचाया है। बस
पैर कटा 2000, मैं नॉर्मल थी, 2011 में मेरा पैर कटा, 2013 में उन्होंने मुझसे एवरेस्ट करवाया। सो वही पॉजिटिव थिंकिंग पे अगर आ जाए हम, दो चीज था, या तो हम पूरी तरीके से पैर कट गया, व्हील चेयर ले लिया, घर में बैठ गए, काम खत्म, या तो ये चाह कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लो, अपनी ताकत को अपने हथियार बना लो, दैट्स ऑल। मैंने अपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी बनाई, क्योंकि एवरेस्ट पे कोई फीमेल एम्पुटी कोई नहीं गया था, तो अपॉर्चुनिटी हुआ ना, आज मैं उसी पैरों की वजह से पूरी दुनिया में जानी जा रही हूं। ये पॉजिटिव नहीं। अगर हम उसको दूसरी तरीके से लेते कि नहीं मेरा पैर कट गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वैसा होता। खैर, ऑक्सीजन मिला, हम नीचे आना शुरू। साउथ कोल, कैंप फोर टू समिट, समिट टू कैंप फोर, समिट से कैंप फोर से समिट, लास्ट कैंप होता है। एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं, चौथे कैंप। यहां आने और जाने में टोटल मुझे 28 घंटे लगे थे, और उस 28 घंटे में 1 मिनट लगातार आप कहीं नहीं रुक सकते। जो 2 लीटर पानी और 2 चॉकलेट्स, बस, कुछ भी नहीं था। और क्योंकि ज्यादा वेट उठा ही नहीं सकते, ऑक्सीजन भी है, उठा ही नहीं सकते। और उसके बाद दूसरी चीज ये था कि हमारा जो एक्सपीडिशन था वो इको एक्सपीडिशन था। जितने वहां पे फ्लैग, एवरेस्ट पे वाकई में गार्बेज है, फ्लैग है ढेर सारे, तो मैं ऑक्सीजन बॉटल तो नहीं कैरी कर सकती थी। मैंने जितने फ्लैग कपड़े टाइप का था, टेंट के कपड़े, वो सब भर रखे थे। यहां तक इतना ही नहीं, मुझे वहां का पत्थर भी लेके आना, हीरा आज मिल जाएगा लेकिन एवरेस्ट का पत्थर शायद। तो मैंने शेरपा से बोला मुझे पत्थर भी चाहिए, तो बोला कि तू सचमुच पागल हो चुकी है, गुस्सा होके यही बोला। फिर उसके आइस एक्स होता है, बर्फ की कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, जोर से साइड में एक तरफ, जिस तरफ धूप लगती है उधर पत्थर एरिया है और बाकी पूरा बर्फ है। उसने जोर से मारा, इतना बड़ा मेरे बैग में डाल दिया। नहीं नहीं, इतना भारी नहीं चाहिए, इतना चाहिए। कर नहीं, अभी लेके चलो। तो मतलब ये सब चीजें थी। हमारे ग्रुप के लोग जो आ चुके थे वापस, या इंडिया से या बाहर से, सब लोग ये मान चुके थे कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएगी। लेकिन जब हम टेंट खोले आते बेस साउथ कोल में, जब टेंट खोला, हमने कहा क्या समझते हैं जिंदा नहीं आएंगे? जिंदा है। तो मतलब एकदम अमेजिंग था, सब लोग बहुत खुश हुए। ये सब बताने का सिर्फ एक मकसद है, सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड है। विकलांगता क्या होता है? विकलांगता हमारे मन का होता है। सब कुछ यहाँ से जो विकलांग है वो विकलांग है। नॉर्मल आदमी भी यहाँ से अगर वो विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है। और अब दूसरी चीज, एक चीज मैं आप लोग से पूछना चाहते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि कालिदास जिस पेड़ पे बैठे, जिस डाली पे बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं। आपके सामने लिखा, आप कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे? ओके, आप मोस्टली लोग बोलते हैं, सुना भी है, मैंने भी सुना है कि लोगों ने कहा कि कालिदास बेवकूफ थे, कि मूर्ख थे, कि वो जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली पे सोच काट रहे थे। लेकिन मैं सोचती हूँ क्यों? अरे बाबा, पॉजिटिव तरीके से सोचो। डाली पे काट रहे थे, जरूर काट रहे थे वो, लेकिन वो डाली के इधर ना बैठ के इधर बैठ के काट रहे थे। यहां बैठ के यहां काट रहे थे, बैठे तो उसी डाली पे। तो बस आपका सोचने का तरीका अलग होना चाहिए, सोचने का तरीका अलग बदल दो, दैट्स ऑल। ऐसे एक छोटी सी और स्टोरी है कि एक गांव था। उस गांव में 2 बाबा थे और पूरे गांव में वो भगवान का नाम ले लेके मांग रहे थे। सबको भगवान का बताते थे, कि भगवान का प्रचार करते थे वो। उसी दिन बहुत आंधी आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि सबका घर उड़ गया, कुछ कुछ ऐसे छप्पर ऊपर सब उड़ गए। महाराज जी लोग भी, मतलब जब वहां बाबा लोग भी जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि उनका भी आधा उड़ चुका था। 2 लोग थे वो लोग। एक महाराज जी जब वहां पे पहुंचे तो उनको बहुत तेज से गुस्सा आई। बोले क्या भगवान, हम लोग आपका इतना नाम लेते, इतना पूजा करते हैं, आप हमारा ही घर उड़ा दिए। मतलब इतना गुस्सा करने लगे। दूसरे जब महाराज जी आए, दूसरे महाराज जी नाचने लगे, बड़े खुश हो गए। बोले हाँ भगवान, मैं समझ गया कि तू मुझे कितना प्यार करता है। दूसरे बोले कि क्या है, तू पागल हो गया? तू पागल हो गया, भगवान को थैंक यू बोल रहा कि उन्होंने तो हमारा घर उड़ा दिया। बोले नहीं, भगवान हमसे इतना प्यार करते, देखो हमारा घर आधा बचा के रखा है, क्योंकि हम आधे में सरवाइव कर लेंगे आज। सोचने का तरीका सिर्फ अलग होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं।
यही पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होती है। सोचने का तो कुछ दूसरे तरीके से सोचो। हमारा अपनी बात, अगर मैं प्रैक्टिकल अपनी बात करूं, पैर कट चुका था। हमारे घर में जो हमारी दादी वदी थी, सबने बोला कि क्या है, अभी जॉब वॉब मिल जाए और इसकी शादी वादी करो, कहानी खत्म। भैया को भी, भैया ने जब मेरा साथ देते थे, मेरा बैकबोन, मेरा परिवार ही मेरा बैकबोन है। आज मैं खड़ी हूं तो उन्हीं की वजह से खड़ी हूं। तो वो बोलते थे ऐसे। लेकिन हम और भाई दोनों जन ने अपनी मतलब कि एक, जैसे महाराज जी ने बोला भी ये चीज की एक पैर तो बचाया है ना। और शायद एक्सीडेंट इसीलिए किया है कि कुछ इतिहास रचवाना चाहते हैं हमसे, इसीलिए। अब अगर ये सोच लेते कि मेरा पैर काट दिया, तो बस सिर्फ सोचने का अपना अपना तरीका होना चाहिए। अपने उसको पॉजिटिव में लेके सोचिए, और आप जैसा सोचोगे ना उसी तरीके से आप, सबको पता है ये बात भी कि आप वाइब्रेट छोड़ते हो उसको, वही तरीके से आप अपना, उसी तरीके से आपके लाइफ में आना भी शुरू हो। आप पानी की तरह बनो, पानी खुद ब खुद रास्ता बनाता है। पत्थर मत बनो आप कि रास्ता रोक दे, पानी की तरह बन। बाकी महाराज जी तो ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई महाराज जी, और हम क्या बताएं। हाँ, महाराज जी ने जैसा बोला कि स्पीकर बना दिया, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ। और ये बात सही है कि वक्त ने, कभी मैं आईआईटी आईआईएम में पढ़ी नहीं, लेकिन आईआईटी आईआईएम में आज दोबारा बुला रहे हैं, ऐसे करके। बाकी एक लक्ष्य को पाने के बाद आदमी को बैठना नहीं चाहिए, कंटिन्यूअसली करना है। मेरे भी छोटे छोटे लक्ष्य हैं कि वर्ल्ड के जितने 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 उसके 7 हाईएस्ट पीक हैं, जिसमें से 3 हो चुके हैं, एवरेस्ट, किलिमंजारो और यूरोप का हाईएस्ट पीक एल्ब्रेस, 3 हो चुके हैं। बाकी 4 बाकी हैं, उसको सबमिट कर लास्ट दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक में हम साउथ अमेरिका जाएंगे, अकांकागुआ पीक के लिए। और एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना चाहते हैं कि सही मायने में अचीवर वही, आप लोगों से भी यही कहेंगे। आज आप लोग इतने अच्छे उसमें पढ़ रहे हो, तो आप लोग का भी फर्ज बनता कि आप भी वापस करो, देश को वापस करो। सही मायने में अचीवर वही है जो अपने जैसे बच्चों के लिए कुछ करे। कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, वहां तक अगर हम आए हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी वो चीज वापस करूं, दूं। इसीलिए एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बना। आज भी मैं रेंट पे, लखनऊ में मैं रेंट पे हूँ। मेरा होम टाउन अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते कि क्या है, इतने पैसे आ रहे तो घर तो बना ले अपना। मैंने ये सोच के रखा है कि घर तभी बनाएंगे जब मैं वो स्पोर्ट्स एकेडमी बनवा लूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए है। और तभी बनाऊंगी अपना घर जब वो एकेडमी बना ले जाऊंगी मैं। बस यही छोटे छोटे गोल थे हमारे। एक 4 लाइन की पंक्ति सुनाएंगे क्योंकि बहुत टाइम मुझे लगता है हम ले रहे हैं। हाँ, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच।